अरे अरे मिताली जी, जरा इधर की तरफ को आकर खड़ी हो जाइए, वहां से रास्ता छोड़ दीजिए वरना निकलने बढ़ने वालों को परेशानी होगी। सभी मोहल्ले वाली आ गई हैं या कोई और बाकी है? हाँ जी कोयल जी, सभी आ गए हैं, चलिए अब सभी साथ में मंदिर चलते हैं। मिताली के बोलने पर सभी ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। सभी मोहल्ले की औरतों के सर पर पल्लू थे और बहुत सारी तो घूंघट में भी थी। वो सभी नजरें नीची करके सारे रास्ते भगवान नाम ही जपते हुए मंदिर पहुंच गई। चलिए अच्छा है, आज तो भीड़ भी नहीं है, हम सभी अच्छे से भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। चलिए सभी आ जाइए। सभी मोहल्ले वाली औरतें एक साथ मंदिर में चली गई और माँ दुर्गा की पूजा करने लगी। ये थी गोकुल मोहल्ले की औरतें जो अपने संस्कारों की वजह से जानी जाती थी। पूरा गोकुल मोहल्ला बहुत ज्यादा संस्कारी और मिलनसार था। हालांकि वहाँ सभी लोग अलग अलग घरानों से आए हुए बसे हुए थे, लेकिन उन सभी में एक परिवार से ज्यादा मिलनसारी थी। सभी औरतें और आदमी साथ मिलकर एक दूसरे के मशवरों से काम किया करते थे। आज भी सभी औरतें साथ साथ भगवान के दर्शन को आई थी और साथ ही वापस लौटी। वो सभी हमेशा ऐसे ही करती थी। ऐसे ही एक दिन, हाँ भैया, 1 किलो आलू भी डाल देना। ओह बहन जी, क्या ले रही हो? कोयल जी आप? कुछ नहीं, बस आज सोचा आलू की सब्जी बना लूंगी। ये लीजिए आपके आलू। हाँ मैडम, आप बताओ। आपका क्या पकाने का प्लान है? कुछ नहीं, बस सोचा आज तुम सभी के मशवरे से कुछ बना लूंगी, तुम लोग ही बता दो। अरे आपने क्या बात बोल दी। ठीक है, तो आज मैं आलू पालक बना रही हूँ, आप भी वही बना लो कोयल जी। आलू पालक? वैसे मुझे आलू पालक बनाए काफी वक्त हो गया है। ठीक है, तो आज मैं वही बनाऊंगी। शुक्रिया संजना। कोयल ने संजना के बोलने पर आलू पालक ले लिए। सभी औरतें अभी ऐसे ही खड़ी हुई सामान ही ले रही थी कि तभी उनके मोहल्ले में एक गाड़ी आकर रुकी। ये किसकी गाड़ी है? कभी देखी नहीं मोहल्ले में। शुक्ला जी ने ली है क्या? हो सकता है, एक वही तो रईस है मोहल्ले के। नहीं, ये शुक्ला जी के यहाँ की गाड़ी नहीं है। ये तो कोई नए पड़ोसी आए हैं, वो पास में एक घर खाली नहीं था कोने वाला, शायद उसी में रहने आए होंगे। सभी औरतें उसी गाड़ी की तरफ टकटकी लगाए हुए थीं कि तभी गाड़ी से एक बुढ़िया निकली। बुढ़िया को देखते ही सभी मोहल्ले वाली हैरान रह गई, क्योंकि उस बुढ़िया ने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। वहीं उसके पीछे उसकी 3 बहुएं भी बाहर आईं, जिनमें से 2 उसी की तरह शॉर्ट कपड़ों में थीं और एक बहू ने खुद को पूरी तरह से ढका हुआ था। ओहो, सब कुछ कितना हॉट लग रहा है। जल्दी आओ स्वीट हार्ट, अब मुझसे इस गर्मी में नहीं रुका जाएगा। यस मम्मी जी, आ रहे हैं, पहले जरा इस मोहल्ले का दीदार तो कर लें। धानी ऐसे बोलकर सभी तरफ को देखने लगी। सब्जी की रेड़ी के पास सभी औरतें खड़ी हुई थी, जिनको देखकर धानी और बाकी सभी ने उन्हें इग्नोर किया और वो अपने घर आ गईं। वहीं मोहल्ले में उन्हें देखकर खलबली मच गई। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? एक बुढ़िया, और वो भी ऐसे कपड़ों में, और साथ में उसकी बहुएं भी थीं उसी की तरह। राम राम राम, अब ये हमारे मोहल्ले में ही रहा करेंगी क्या? हमारा मोहल्ला तो तमीज और तहजीब के नाम से मशहूर है। अब अगर ऐसे लोग यहाँ आएंगे तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ऐसा मत बोलो, हो सकता है ये लोग अच्छे हों, बस रहन सहन ही ऐसा हो। हमें किसी को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। आज शाम को हम सभी मिलकर उनके घर चलेंगे। कोयल की बात सुनकर सभी औरतें चुप हो गईं और अपने अपने घरों को आ गईं। वहीं दूसरी तरफ बेशर्म सास बहुओं का परिवार अपने घर में कुछ इस तरह था। ओह गॉश, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट पैंट्स ही पहन लूं। माँ जी, मुझे तो ये जगह ऐसे कपड़ों के हिसाब से थोड़ी सी अजीब लग रही है। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आप इस तरह नहीं रह सकती हो। क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा कि मैं यहाँ इस तरह नहीं रह सकती हूँ? मैं और मेरी बहुएं आजाद हैं। हम जहाँ जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं और इसके लिए हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? जब जी। कोमल की बात सुनकर फिर मोना कुछ नहीं बोली। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त कोमल के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोना भाभी, दरवाजे पर देखिए ना कौन आया है। मैं अभी शीट मास्क लगाए हुए हूँ। देखती हूँ। मोना दरवाजा खोलने आई। दरवाजा खोलते उसने देखा कि मोहल्ले की सभी औरतें वहां खड़ी हुई थी। जी बोलिए। जी, हम इसी मोहल्ले में रहने वाली औरतें हैं। आप लोग भी अब से इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमने सोचा एक बार एक दूसरे से परिचय कर ले। वैसे मेरा नाम मिताली है। अच्छा, मेरा नाम मोना है। मोना भाभी, कौन आया है? मोहल्ले से औरतें आई हैं।
आप लोग अंदर आइए ना। जी नहीं, रात हो गई है, अब हम फिर कभी आएंगे। वैसे हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह आप सोसाइटी में आई हैं हमें अच्छा नहीं लगा। आपके कपड़े वगैरह यहाँ के रहने वालों से बहुत अलग थे। हमारा मोहल्ला संस्कारों से जाना जाता है, तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ की इमेज खराब हो। आप समझ गई ना? अब हम चलते हैं। संजना की बात पूरी करते ही सभी ने अपना रुख मोड़ लिया। मोना उनकी बात से टेंशन में आ गई, क्योंकि अपने परिवार को उसने पहले समझाने की कोशिश की थी। ऐसे ही अगले दिन, आओ धानी बानी, मैं तुम्हें यहाँ का बाजार दिखा कर लाती हूँ। मोना, तू यहीं घर में रहकर खाना वाना बना लेना। कोमल ऐसे बोलकर बाहर निकल गई। आज भी उन सभी ने मॉडर्न कपड़े ही पहने हुए थे। मुझसे तो मोहल्ले की औरतों ने बोला था कि माँ जी को समझा दूं, लेकिन मैं क्या करूं? एक तरफ मोना ऐसे सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और दोनों देवरानियां बाहर बेशर्मी वाली हरकतें कर रही थीं। सुनिए, यहाँ कोई क्लब वगैरह है क्या? क्लब? जी, मैं तो शरीफ सा लड़का हूँ, मैं क्लब व्लब नहीं जाता हूँ। ओ मम्मी जी, जरा इसके चिपके हुए बाल तो देखो। ऐसे बोरिंग लोगों से ऐसी बातें मत पूछो, कोई फायदा नहीं है। चलिए हम किसी टैक्सी से वहां चलते हैं। धानी की बात से कोमल और बानी भी राजी हो गईं और वो एक टैक्सी में बैठकर क्लब चली गईं। वहीं एक ही दिन में उन तीनों की हरकतों और पहनावे से कई आवारा लड़के और आदमी उनके मोहल्ले में आ गए। अब रोजाना यही होने लगा था। जिस मोहल्ले को कभी किसी ने बुरी नजर से नहीं देखा था, अब वहां के नुक्कड़ और मोड़ वगैरह पर आवारा लोग रहने लगे थे, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले में रहने आई बेशर्म सास बहुएं थी। एक दिन मोहल्ले की सभी औरतें एक साथ इकट्ठा हुई। बस बहुत हुआ, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारा तो इन नई बेशर्म सास बहुओं की वजह से घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। ये रातों को शराब पीकर घर को आती हैं और अपने पीछे 10 लफंगे लाती हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। ये जाएं फिर ऐसी ही जगह जहाँ इन जैसे बसते हों। क्या है, क्यों खड़ा हुआ है? अपना घर बार नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे मिताली भाभी, संभालो, इतना गुस्सा ना करो। सभी ने मिताली को समझाया और फिर वो सभी कोमल के घर पहुंच गई, जहां बेशर्म सास बहुएं लाउड म्यूजिक पर डांस कर रही थी। अरे दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी से। कोयल की आवाज पर धानी ने दरवाजा खोला। क्या है, क्यों शोर मचाया हुआ है? शोर हमने नहीं, तुम सास बहू ने मिलकर मचाया हुआ है। बस बहुत हुआ। तुम एक परिवार ने सालों से जमाई हुई मोहल्ले की इज्जत और संस्कारों को एक झटके में खत्म करके रख दिया है, लेकिन हम अब इस सब को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो निकलो यहाँ से, जहाँ तुम जैसे रहते हो वहाँ जाकर बसो। तुम होती कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाली? हम इस मोहल्ले की औरतें हैं, समझ आया? मिताली के इतना बोलते ही मोहल्ले की औरतें उनके घर में घुस गईं और उन्हें वहां से जाने पर जोर देने लगी। सभी की जबरदस्ती से कोमल बेबस हो गई, क्योंकि वो वहां से कहीं नहीं जा सकती थी। छोड़ो हमें, ठीक है, अगर तुम्हें हमारे पहनावे से या हरकतों से दिक्कत है तो हम इसे बदल देंगे, कोशिश करेंगे यहाँ के रंग में रंगने की। अब जाओ यहाँ से। कोमल ने सभी को भगा दिया। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। सास बहुओं ने भी मोहल्ले में रहने की खातिर अपना रूप बदल लिया और वो भी संस्कारी बनने की कोशिश करने लगी। 1-2 दिन उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर वही सब उन्हें सुकून देने लगा। धीरे धीरे उनकी भी मोहल्ले में अच्छी बोलचाल हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। क्या हुआ माँ, आप खांस क्यों रही हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं मेरी बच्ची, वो तो बस चूल्हे की धुएं से मुझे खांसी हो जाती है। तुम आप चूल्हे पर खाना क्यों बनाती हो? पता है मेरी सहेलियों के घर पर वो बड़ा वाला गैस है जिन पर उनकी मम्मी बिना खांसे खाना बनाती हैं। हमारे पास वैसी गैस क्यों नहीं है? अरे मेरी गुड़िया रानी, मुझे उन गैस पर खाना बनाने की आदत नहीं है ना, इसलिए तो परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। चल जा, आप जल्दी से हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अपनी माँ जानकी की बात सुन भूमि हाथ धोने के लिए चली जाती है, जिसे देख। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन अमीरों की रसोई की तरह अपनी गरीब रसोई में भी गैस ला सकें। हमारी तो पूरी जिंदगी इस चूल्हे पर खांसते हुए खाना बनाने में ही चली गई। भूमि के आने से पहले जानकी अपने आंसू पोंछती है और अपने पति और बेटी के लिए प्लेट में खाना लगा देती है, जिसे देख भूमि। ये क्या माँ, आपने आज भी ये लौकी की सब्जी और रोटी बनाई है? भूमि बेटा, वो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और लौकी ही सस्ती थी, इसलिए मैं लौकी ही ले आई। माँ 3 दिन से तो हम लौकी ही खा रहे हैं, मेरा लौकी खाने का मन नहीं करता, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नहीं भूमि बेटा, खाने को ऐसे नहीं कहते। आज तुम लौकी की सब्जी खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा बनाऊंगी।
अपनी बेटी को बहला फुसलाकर जानकी उसे खाना खिला देती है। जहां एक तरफ इस गरीब परिवार को आए दिन पैसों की कमी के चलते सस्ती सस्ती सब्जी या कभी कभी तो बासी खाना खाना पड़ता था, तो वहीं दूसरी तरफ क्या खाना है मेरी लाडली बिटिया को? ये नूडल्स, बर्गर या ये पिज्जा? अगर कुछ और खाना है तो मैं वो भी बना देती हूँ। माँ, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। ठीक है, मैं अभी अपनी गुड़िया रानी के लिए जल्द से चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पकवान होने के बावजूद भी नताशा अपनी बेटी के कहने पर बाहर से उसके लिए आइसक्रीम मंगवाती है, जिसे देख नताशा की सास शीतल, हद होती है नताशा बहू, इतना सब कुछ रखा हुआ है लेकिन फिर भी तू पिंकी के कहने पर उसके लिए आइसक्रीम मंगवा रही है। अरे वो तो बच्ची है लेकिन तू तो उसकी माँ है। जैसे यह सब कुछ तूने बनाया है वैसे ही उसको खिलाओ, वरना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। ओफ माँ जी, आप भी ना कभी कभी आप बिल्कुल गरीबों वाली बातें करते हैं। अरे हमारे पास कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है जो हम खाना बचाए। अगर ये सारा खाना बर्बाद चला भी जाएगा तो क्या हुआ? अरे नताशा बहू, ऐसे खाने की बर्बादी करना क्या सही है? जो तू करेगी वही कल को तेरी बेटी भी करेगी। जरा उसके बारे में तो सोच, उस पर क्या असर पड़ रहा है। माँ जी, हमारा जो भी कुछ है वो हमारी बेटी का ही है, तो आप भी ना कभी कभी बहुत ज्यादा सोचती हो। अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करते हुए नताशा बाहर से आइसक्रीम ऑर्डर करके अपनी बेटी को खिला देती है और वो सारा खाना ले जाकर किचन में रख देती है। तभी जानकी नताशा के घर पर आती है। दरअसल जानकी नताशा के घर पर नौकरानी का काम करती थी। तू आ गई? मैंने किचन में फेंकने वाला खाना रख दिया है, तू ले जाकर उसे कूड़ेदान में फेंक दियो, ठीक है? जानकी जैसे ही अपनी मालकिन की रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी मालकिन ने ढेर सारा खाना रखा हुआ है जो बिल्कुल अच्छा और साफ है। अरे ये सारा खाना तो अच्छा है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, तो मालकिन इसे फेंक क्यों रही है? सही कहा है किसी ने कि अमीर लोगों को खाने की कदर नहीं है। एक हम है गरीब जो आए दिन रोटी के एक निवाले के लिए तरसते हैं, और एक या अमीर लोग खाने की कितनी बर्बादी करते हैं। जानकी वो सारा खाना उठाकर फेंकने की बजाय एक जगह रख देती है और सारा काम खत्म कर उसे खाने को अपने साथ ले जाने लगती है, जिसे देख नताशा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी रसोई से खाना चोरी करके ले जा रही है? नहीं मालकिन, मैंने खाना चोरी नहीं किया, ये तो वही खाना है जो आपने मुझे फेंकने के लिए दिया था। ये सही था तो सोचा कि मैं इसे घर ले जाती हूँ, मेरा परिवार तो इसे खा लेगा। तुम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम ये अमीरों वाला खाना खा सको। इतना कहकर नताशा जानकी से वो सारा खाना ले जाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। अपने पैसों के घमंड में चूर नताशा ना तो वो खाना खुद खाती है और ना ही जानकी को खाने देती है, जिसे देख जानकी को काफी दुख होता है। और आज घर में राशन का दाना भी न होने की वजह से जानकी के पूरे परिवार को लाल चाय पीकर ही सोना पड़ता है और ऐसे ही गरीबी में बिना खाए उनके दिन गुजरने लगते हैं। ओफो, कितनी ज्यादा गर्मी है। अब तो लगता है मुझे रसोई में भी एसी लगवाना पड़ेगा। इस रसोई में तो अब 2 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार हो गया है। एक मॉडिफाई किचन होने के बावजूद भी, जिसके अंदर सारी चीज की फैसिलिटीज थी, अमीर बहू नताशा को ऐसे रसोई में भी खाना बनाने में दिक्कत आती थी। लेकिन गरीब बेचारी बहू जानकी अपनी टूटी फूटी रसोई, जिसमें वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, उसमें भी जानकी भगवान से बिना कुछ शिकायत करे गर्मी बारिश ठंड के मौसम में आराम से खाना बनाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, ओह नो, आज तो मेरा सारा लंच बच गया। एक काम करती हूँ, इसे यही फेंक देती हूँ। स्कूल से निकलते ही पिंकी अपना बचा हुआ लंच सड़क किनारे फेंक कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसी जगह से जानकी की बेटी भूमि गुजरती है और सड़क किनारे इतना सारा खाना पड़ा हुआ देखकर, ये तो बहुत सारा खाना है और बिल्कुल भी खराब नहीं है, तो इसे यहाँ पर क्यों फेंक दिया? माँ कहती है कि कभी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो आसपास कोई जानवर भी नहीं है जो इसे खा ले। अब मैं क्या करूँ? भूमि आगे पीछे देखती है और सड़क किनारे पड़े उस खाने को खुद ही उठाकर खाने लगती है ताकि उस खाने की बर्बादी ना हो। भगवान भी कितना नाइंसाफी करता है ना, जिसको जिस चीज की कदर नहीं है उसे वही चीज देता है, और जो खाने के एक एक दाने के लिए तरसते हैं उन्हें खाने के लिए और मोहताज बना देता है। ये क्या, घर में सब्जी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। परसों रात के आलू की सब्जी बची है, बस अब इसे ही गर्म करके इन्हें देना होगा, वरना आज भी ये लोग भूखे पेट ही रह जाएंगे। जानकी 2 दिन पुरानी आलू की सब्जी को चूल्हे पर गर्म करके सुबह की बची 3 रोटी को देखकर अपनी बेटी और पति को खाने के लिए देती है। जानकी को बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी बेटी और पति उस बासी सब्जी रोटी को देखकर कुछ कह न दे, लेकिन वो लोग बिना कुछ कहे चुपचाप से उस खाने को खाने लगते हैं, जिसे देख जानकी को मन ही मन काफी दुख होता है। अरे नताशा बहू, ये चावल तो सुबह ही बने थे, तूने फेंकने क्यों जा रही है? ला मुझे दे, अगर तू नहीं खाएगी तो मैं खा लेती हूँ इन्हें।
माँ जी, ये सुबह के बासी चावल हैं, आप भला इन्हें रात में क्यों खा रही हो? और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपना ये कंजूसीपन खत्म कर दीजिए। ये इतने सारे पैसे लेकर क्या भगवान के पास जाएंगी? इसे कंजूसीपन नहीं बल्कि खाने की बर्बादी रोकना कहते हैं। जितना तू खाने को बर्बाद कर रही है ना, देख ले एक दिन भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। अरे माँ जी, आप अपना ये फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखें और मुझे मेरा काम करने दीजिए। जहां एक तरफ गरीब बहू खाने के एक एक तिनके के लिए मेहनत कर रही थी, वहीं अमीर बहू नताशा हर रोज खाने की भर भर के बर्बादी कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी सिर्फ एक समय तक इंतजार करता है, और जब अब ये शायद वक्त आ चुका था कि वो अमीर और गरीब बहू को उनकी करनी का फल दें। कोई है घर में क्या? इस बूढ़ी औरत को कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अरे अम्मा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। जान के उस बूढ़ी औरत को घर में बुलाती है और बिठाकर घर में रखा हुआ बचा कुचा खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। अम्मा, मुझे माफ कर देना, मेरे घर में बस इतना सा ही खाना रखा हुआ था, इसमें तो आपका ठीक से पेट भी नहीं भरा होगा। नहीं मेरी बिटिया, तूने सच्चे दिल और प्यार से मुझे खिलाया है, मेरा तो सदा के लिए पेट भर गया है। भगवान करे तेरी सारी दुख परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो बूढ़ी औरत जानकी को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब वो सीधा नताशा के बड़े से घर के बाहर पहुंचती है, जहां नताशा हर रोज की तरह खाने को कूड़े में फेंक रही होती है। बेटिया, ये खाना तुम कूड़े में फेंक रही हो, इससे अच्छा मुझे दे दो, कम से कम मुझ बुढ़िया का पेट तो भरेगा। तुम जैसे गरीब लोगों को खाना देने से अच्छा है कि मैं इसे नाले में फेंक दूं। तुम्हारी हैसियत भी नहीं है इतना अच्छा खाना खाने की। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल भाग यहाँ से। नताशा बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा देती है, लेकिन नताशा इस बात से अनजान थी कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि माँ अन्नपूर्णा का रूप है। जानकी के अच्छे स्वभाव और सच्चे दिल की वजह से माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के चलते कुछ दिनों में जानकी और उसके परिवार की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। जहां पहले जानकी का परिवार राशन के दाने के लिए तरस रहा था, वहीं अब उनके पास भरपूर मात्रा में हद से ज्यादा खाना था। लेकिन वहीं नताशा की करनी की सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है। नताशा के पति का बिजनेस में काफी बड़ा लॉस हो जाता है और वो पल भर में सब कुछ गवाकर एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाते हैं, और अब नताशा का पूरा परिवार खाना खाने के लिए मोहताज हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आपके पास जितना है उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और न ही भगवान की दी हुई किसी चीज की बर्बादी करनी चाहिए, वरना इसका नतीजा तो हमने इस कहानी से देख लिया है। दोस्तों, आपको घर का खाना पसंद है या बाहर का? कमेंट करके जरूर बताइएगा।